बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम डे 4 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने डे 1, डे 2, डे 3 को पढ़ लिया। डे 1 में तो बिल्कुल मेजरमेंट के रिलेटेड ही पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। डे 2 में हमने एरर के बारे में पढ़ा था। और डे 3 में आपको याद है कि कल हमने पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स की सारे फीचर्स और वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज, कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम आसान टॉपिक पढ़ेंगे, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। मोशन इन वन डायमेंशन या काइनेमेटिक्स जो है, ये फिजिक्स के बेसिक्स में आ जाता है। इसमें ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसका ग्राफिकल वर्क थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला होता है। बाकी ये इजी होगा इंशाल्लाह। तो डे 4 के टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और उनके ग्राफ्स, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन लिखना था, लेकिन गलती से ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आ गया। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन वाली इक्वेशन ऑफ मोशंस को भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद लुकमान यूसुफ है और मैं लेक्चरर हूँ फिजिक्स का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लियाकतपुर में। सबसे पहले काइनेमेटिक्स, आपको पता है कि फिजिक्स की ब्रांच है जो कि वन डायमेंशनल मोशन को डिस्कस करते हैं हम। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ना होता है विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर ऑफ कॉजिंग मोशन। तो डेफिनेटली आपको पता है कि मोशन को कॉज करवाने का जो फैक्टर है वो कौन सा होता है? वो होता है इसमें फोर्स। ठीक है, तो फोर्स के बारे में हमने नहीं पढ़ना यहाँ पर। हमने जस्ट मोशन के फीचर्स को पढ़ना है, उसके डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, इन फीचर्स को पढ़ना होता है। और उसके लिए जो हमने एक्स्ट्रा चीजें, मतलब उसकी जो डायनामिक्स हैं वो नहीं पढ़नी, सिर्फ काइनेमेटिक्स पढ़नी है। मोशन को पढ़ना है और मोशन की रीजन को जाने बगैर पढ़ना है। मतलब मोशन क्यों हो रही है, कौन फोर्स लगा रहा है, कहाँ से फोर्स लग रही है, कितना वर्क हो रहा है, ये चीजें काइनेमेटिक्स में काबिले गौर नहीं होती। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमें एक जरूर फर्क ये जरूर पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या है। रेस्ट, आपको पता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में तब होती है जब वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से एक ही पोजीशन पे मौजूद है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो वो जो बॉडी होगी वो रेस्ट में होगी। ठीक है, जैसे कि एक बुक है, वो टेबल के ऊपर है, और कोई इलेक्ट्रिक पोल है किसी जगह पे, या कोई पर्सन है वो चेयर पे सिटिंग हालत में है, तो वो रेस्ट में है। मतलब अपने सराउंडिंग के लिहाज से जो पोजीशन चेंज ना करे, तो वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से रेस्ट में है। तो क्या सन जो है वो रेस्ट में है कि नहीं है, इसका कोई जवाब देगा? जी सर, रेस्ट में है सन। अच्छा, तो सन जो है अब वो, मूव कर रही। हाँ, हमारे लिहाज से सन लेफ्ट में है। लेकिन अगर इस गैलेक्सी के लिहाज से देखा जाए, मिल्की वे गैलेक्सी में सन भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये कि सन भी मोशन में है, लेकिन हमारे लिहाज से नहीं है, हमारी अर्थ के लिहाज से रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जो हमारी अर्थ से बाहर का हो, तो उसके लिहाज से सन भी मूव कर रहा है। अच्छा, नीचे एक बात, अहम बात बताई गई है, वो है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव क्वांटिटी। दो तरह की फिजिक्स में क्वांटिटीज होती हैं, एक होती हैं एब्सोल्यूट क्वांटिटीज और एक होती हैं रिलेटिव क्वांटिटीज। जैसे किसी चीज का जब हमने मैस नापना है ना, तो मैस आप जिस भी चीज के लिहाज से नापेंगे, एक बॉडी है, उसका मैस आप किसी भी चीज के लिहाज से नापेंगे तो उसका मैस चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैस उसमें है क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो अगर मैं उसका मैथ नाप लूं, कोई और बंदा आके उस चीज, एक ही चीज का मैथ नापे, कोई भी और बंदा भी आके नापे, जितने भी डिफरेंट ऑब्जर्वर एक ही चीज का मैथ नापेंगे, तो वो मैथ जो है वो क्लासिकल फिजिक्स में मैथ जो है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, वो रिलेटिव नहीं होती। ठीक है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो क्लासिकल फिजिक्स में भी रिलेटिव हैं, जो ऑब्जर्वर के चेंज होने से चेंज हो सकती हैं। इस तरह रेस्ट और मोशन की हालत जो है ना, वो क्लासिकल फिजिक्स में रिलेटिव हैं। मतलब अगर मैं एक बस में बैठा हुआ हूं, तो मैं अपने बस वाले पैसेंजर्स के लिहाज से तो रेस्ट में हूं, लेकिन बाहर वाले बंदे जो बस से बाहर खड़े होकर मुझे देख रहे हैं मूविंग बस के अंदर, तो मैं उनके लिहाज से मोशन में हूं। तो बस मतलब कहने का ये है इसमें कि जो रेस्ट है या जो मोशन है, ये रिलेटिव है। मतलब इसमें ये क्लासिकल फिजिक्स में भी ये दोनों चीजें रिलेटिव है। क्लासिकल फिजिक्स में भी इनको बयान करने के लिए ये बताना पड़ता है कि ये किसके लिहाज से रेस्ट में है या किसके लिहाज से मोशन में है। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो एब्सोल्यूट हैं, जैसे कि मैंने मैथ्स की एग्जांपल दी कि मैथ्स आपके पास एब्सोल्यूट है, वो रिलेटिव नहीं है।
अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये नीचे इंग्लिश में एक लाइन लिखी है कि रेस्ट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी आर रिलेटिव क्वांटिटीज। इट मींस दैट अ बॉडी इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट बट इन अदर सिचुएशन बट द सेम बॉडी इन कैन बी मोशन। कि एक बॉडी जो रेस्ट में है वो ये भी हो सकता है कि किसी दूसरी बॉडी के लिहाज से वो बॉडी मोशन में हो। मतलब ऑब्जर्वर चेंज करने के लिहाज से, जो पहले वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट में थी, ऑब्जर्वर के चेंज होने के लिहाज से वो मोशन में हो सकती है। और वैसे रिलेटिविटी का जो रिलेटिव होने का जो कंसेप्ट है, ये क्लासिकल फिजिक्स में भी था, लेकिन इसको मेन जो इसका जो समझा जाता है कि जिसने इसको बनाया है रिलेटिविटी को, वो आइंस्टाइन है। और आइंस्टाइन का रिलेटिविटी के ऊपर इतना पक्का यकीन था, मैंने एक बुक में पढ़ा कि आइंस्टाइन एक दफा ट्रेवल कर रहा था ट्रेन में, तो उसमें लोगों ने ये कहा कि ट्रेन स्टेशन पे जा रही है। आइंस्टाइन ने कहा नहीं, मेरे लिहाज से ट्रेन रुकी हुई है, तो स्टेशन मेरी ट्रेन पे आएगा, मेरी ट्रेन स्टेशन पे नहीं जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि आइंस्टाइन का रिलेटिविटी के ऊपर इतना पक्का यकीन था। और वैसे आइंस्टाइन की थ्योरी के अलावा भी क्लासिकल फिजिक्स में भी जो रिलेटिविटी है वो रेस्ट या मोशन की हालत में है। तो मतलब ये रेस्ट की हालत को बयान करने के लिए भी कोई ना कोई रिलेटिव रेफरेंस बताना पड़ता है, और मोशन की हालत को बयान करने के लिए भी रिलेटिव रेफरेंस बयान करना पड़ता है। तो अभी तक इस पेज में बिल्कुल सिंपल सी बात डिस्कस की है कि काइनेमैटिक्स क्या है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, और रेस्ट और मोशन रिलेटिव है। अच्छा, जब भी कभी भी हम किसी भी रेस्ट या मोशन को डिस्क्राइब करने लगते हैं ना, तो उसको किसी चीज के रिलेटिव के लिहाज से डिस्क्राइब करते हैं, किसी चीज के लिहाज से डिस्क्राइब करते हैं। तो वो जिस चीज के लिहाज से हम मोशन या रेस्ट को डिस्क्राइब करते हैं उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये एक कोऑर्डिनेट विद द रेफरेंस टू विच द पोजीशन और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड। तो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या एक ऐसा समझे कि रेफरेंस है जिसके लिहाज से हम किसी भी चीज की पोजीशन को या मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, पढ़ाई भी होगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इनर्शियल वो होता है या ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रुका हो या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलेरेटेड हो, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करने का मकसद ये है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लाज में और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लाज में थोड़ा फर्क आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो इस पेज पर सिंपल सी बात ही डिस्कस हुई है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसके लिहाज से कोई मेजरमेंट की जाती है, या जिसके लिहाज से कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, या जिसके लिहाज से किसी बॉडी की मोशन को या रेस्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर वो रुका हुआ है, रेस्ट में है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसमें जो लॉ ऑफ इनर्शिया होगा या डिफरेंट न्यूटन के लॉज जो होंगे वो बड़े एग्जैक्टली फुलफिल हो रहे होंगे, तो उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर वो एक्सेलेरेशन में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद किसी वेलोसिटी के चेंज के साथ मूव कर रहा है, तो फिर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है, और उसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहता। तो इसलिए इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जी बिलाल साहब, आपने हैंड रेज किया, पूछिएगा। सर यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक मैंने एग्जांपल पढ़ी थी, एफएससी की बुक में ही है जी जी। कि वो कहते हैं जैसे अगर एक रूम में एक टेबल पड़ा हुआ है, तो हमने जो टेबल की पोजीशन बतानी है वो इसके रूम के किसी भी दीवार के, हाँ जी, तो फिर जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो रूम होगा सर। हाँ, वो रूम होगा। मतलब जिसके लिहाज से आप किस चीज की पोजीशन बता रहे हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप किसी के रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो रूम जो है वो सारी मेजरमेंट उस रूम के लिहाज से हैं, तो वो रूम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। किसी कार में बैठ के आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कार मूव कर रही है, तो वो कार जो है वो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मतलब जिसके लिहाज से काम हो रहा है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अच्छा, फ्रेम, थैंक यू। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल कब होगा? जैसे कार में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कार की अचानक से ब्रेक लगा दी जाए, तो आप देख सकते हैं जब कार की अचानक ब्रेक लगेगी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो वो एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा, और वो उस वक्त नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। अच्छा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल मोशन। तो जो ये एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो मोशन होती है ना, इसको हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, या फिर फ्रीली फॉलिंग बॉडी की मोशन बिल्कुल जो नीचे की तरफ आ रही है, वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल मोशन में बॉडी जो पोजीशन जो है बॉडी की, या पाथ जो है,
वो बिल्कुल डेफिनेट पोजीशन होती है, उसमें मतलब कि आप उसमें कोई दो पोजीशंस पॉसिबल नहीं हो सकती, बॉडी की सिंगल पोजीशन पॉसिबल है। टू डायमेंशनल मोशन है या फिर कोई कर्व्ड पाथ के ऊपर मोशन है तो बॉडी की पोजीशन जो है वो दोबारा से इनिशियल पोजीशन हो भी सकती है, मतलब एक ही टाइम पे बल्कि दो डिफरेंट टाइम पे दो डिफरेंट पोजीशंस पे भी आ सकता है, पोजीशन में यूनिकनेस नहीं रहती टू डायमेंशनल में। लेकिन वन डायमेंशनल जो मोशन है उसमें ये होता है कि बॉडी ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट पोजीशन ऑन अ पाथ एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम, हर टाइम के एक इंस्टेंट के ऊपर बॉडी की सिर्फ एक ही पोजीशन होगी। वन डायमेंशनल मोशन में बॉडी की एक ही टाइम पर सिर्फ एक ही पोजीशन होगी, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकली अगर आपको पता है कि वन डायमेंशनल मोशन में जो हमारे पास पोजीशन जो है वो टाइम का फंक्शन है, टाइम के चेंज होने से पोजीशन में चेंज आ सकता है, तो इसको वन डायमेंशनल मोशन को अगर फंक्शन एज अ टाइम के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस पेज पे जस्ट मैंने वन डायमेंशनल मोशन के बारे में बताया कि एक सीधी लाइन के ऊपर जो मोशन होगी, मतलब एक ही एक्सिस के ऊपर जो मोशन होगी वो वन डायमेंशनल मोशन होगी, और वन डायमेंशनल के मोशन के अंदर जो बॉडी का जो पाथ है वो एक यूनिक पाथ होगा। ऐसे समझ लेंगे बॉडी की जो पोजीशन है वो यूनिक होगी, डेफिनेट होगी, मतलब एक ही टाइम पर मुख्तलिफ पोजीशंस पे बॉडी नहीं हो सकती, एक टाइम पर सिर्फ बॉडी एक ही पोजीशन पर होगी, और ये जो पोजीशन है ये बॉडी की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के लिहाज से पोजीशन चेंज हो सकती है। अच्छा, इसके बाद अब हम इसके डिफरेंट जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? ये एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है जो बॉडी कवर करती है किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर होगा, एसआई सिस्टम में इसका यूनिट मीटर होगा। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस जो होता है वो रास्ते की लंबाई है। जैसे कोई बंदा जितना भी रास्ता घूम फिर के गया, उसने जितने भी मोड़ काटे हैं या घूम के वापिस आ गया, तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। जो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा हट जाए उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे आपके हाथ में एक बॉल है, आपने बॉल दीवार की तरफ फेंकी और बॉल दीवार से टकरा के वापिस आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जीरो नहीं है, बल्कि जितना आप और आपके और दीवार के दरमियान जो फासला है उसके 2 टाइम्स उसका डिस्टेंस होगा। अच्छा, कंपैरिजन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन उससे पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मैं बता दूं आपको। डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी है, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और ये एक वेक्टर है। ये नहीं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो डिफरेंस आ जाता है ना उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो डिफरेंस आया वो किस डायरेक्शन में आया, तो ये डायरेक्शन बतानी पड़ती है इसमें, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मैं बताना ये चाह रहा था कि डिस्प्ले अगर जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी लाजमी हो सकता है कि बॉडी सारा डिस्टेंस कवर करके अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए, तो उस वक्त उसका डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो उस वक्त जीरो होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट के यूनिट है वो भी वही है, सेंटीमीटर है सीजीएस में और एसआई सिस्टम में मीटर है, और उसकी डायमेंशन शो की गई है, दोनों की डायमेंशन भी सेम है। अगर बॉडी का डिफरेंट इंटरवल्स का आपको डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, पहले इंटरवल का S1 है, दूसरे इंटरवल का S2 है, तीसरे इंटरवल का S3 है, तो इस तरह डिफरेंट इंटरवल्स का अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का सम होगा। अच्छा, कंपैरिजन क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान? डिस्टेंस जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, इज इक्वल टू द मिनिमल पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस है। अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस है, लेकिन मैं इसके लिए एक बात क्लियर कर दूं, डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम मैग्नीट्यूड, ठीक है, हाँ, जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं दोबारा बात को रिपीट करता हूं कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो डिस्टेंस ही हो। अक्सर लोग ये ख्याल करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की अगर मैग्नीट्यूड निकाली जाए तो आंसर डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड का आंसर डिस्टेंस आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड जो है वो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होगा, जरूरी नहीं कि वो अगर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा कवर हो रहा है तो फिर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगी। हाँ, अगर इस तरह का डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है। अगर रास्ते में कोई मोड़ वगैरह आ गए हैं
ठीक है, बॉडी ने अपने पाथ को चेंज भी करती रही है, साथ साथ रास्ते में मोड़ काटती रही है, तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी वो डिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस अब सिर्फ तब ही होगी जब वो शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर मूव करेगा। तो डिस्टेंस जो है ये हमेशा, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के या तो इक्वल हो सकता है या उससे हमेशा ज्यादा होगा। अच्छा, फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन आइदर बी नेगेटिव और जीरो। तो किसी भी मूविंग बॉडी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, किसी भी मूविंग बॉडी के लिए जो डिस्टेंस है वो ना तो जीरो होगा ना नेगेटिव होगा, क्योंकि बॉडी जब मूव कर गई है तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है, वो जीरो नहीं हो सकता, और डिस्टेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि जीरो से कम फासला तो हो ही नहीं सकता जो उसने तय किया हो। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। अगर एक बॉडी पूरा सफर कवर करके अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाए तो फिर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा, और अगर अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले बॉडी मूव करते तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। और जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब तीसरे पॉइंट में बताया गया कि बॉडी अपनी फाइनल, दोबारा से बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गया या बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये कि अगर दो पोजीशंस हैं, चौथे पॉइंट में ये बात बताई गई है, दो पोजीशंस हैं, दो पोजीशन के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो एक ही होगा, सिंगल वेक्टर ही होगा दो पोजीशंस के दरमियान डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो डिस्टेंस है, क्योंकि दो पोजीशंस के दरमियान बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं, तो दो पोजीशंस के दरमियान इनफाइनाइट पॉसिबल डिस्टेंस हो सकते हैं, मुख्तलिफ पाथ्स के थ्रू इनफाइनाइटली पॉसिबल डिस्टेंस तो हो सकते हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिर्फ एक ही होगा दो पोजीशंस के दरमियान। अच्छा, किसी भी मूविंग बॉडी के लिए जो डिस्टेंस है ना वो टाइम के साथ ये नहीं होता कि कम हो जाए, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हमेशा ज्यादा ही होगा टाइम के साथ, कभी भी कम नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज भी कर सकता है। जैसे फर्ज कर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूविंग बॉडी जितना बेशक बॉडी घूम के वापस भी आ रही हो, फिर भी उसका डिस्टेंस टाइम के साथ इंक्रीज ही होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। तो इस पेज पे बिल्कुल बेसिक सी बातें डिस्कस की गई हैं। डिस्टेंस जो है वो पाथ ऑफ लेंथ होता है, ठीक है, सॉरी लेंथ ऑफ पाथ होता है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज इन पोजीशन है। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस कभी भी मूविंग बॉडी के लिए जीरो नहीं हो सकता और ना ही नेगेटिव हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट मूविंग बॉडी के लिए जीरो भी पॉसिबल हो सकता है और नेगेटिव भी पॉसिबल हो सकता है। जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस जो है ये डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के या इक्वल होगा या उससे हमेशा ग्रेटर होगा, लेकिन उससे कभी कम नहीं होगा। और जो डिस्टेंस है ये टाइम के साथ कभी भी डिक्रीज नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तो कई पाथ्स हो सकते हैं, इसलिए डिस्टेंस इनफाइनाइट डिफरेंट डिस्टेंस की वैल्यूज हो सकती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही सिंगल वेक्टर होगा दो पॉइंट्स के दरमियान। तो मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ये बात आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। अच्छा, magnitude of displacement is not equal to distance. However, it can be so if the motion is along a straight line without change in direction. तो जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है ये डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव ना करे। अगर बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है तो उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे ऊपर मूव कर रहा है और सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है बॉडी, तो फिर जाके डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो स्पीड आपको पता है कि टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, इसको v इक्वल टू ds/dt टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस के तौर पर लिख सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड और इसकी डायमेंशन दी गई है। अच्छा, स्पीड इक्वल कब, यूनिफॉर्म कब होगी? स्पीड यूनिफॉर्म तब होगी जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करे। यानी कि एक बॉडी है वो हर बार 2 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में तय कर रही है, फिर अगला 2 मीटर डिस्टेंस भी उसने 1 सेकंड में तय कर लिया, फिर उससे भी अगला 2 मीटर डिस्टेंस उसने 1 सेकंड में तय कर लिया। तो अगर बॉडी हर बार इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करे तो फिर उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, और उसमें ds/t1 यानी कि 1 वाली स्पीड और 2 वाली स्पीड आपस में इक्वल हो जाएंगी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तब होगी जब बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर करना शुरू हो जाए इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर बॉडी की जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी।
अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको पता है कि किसी एक खास लम्हे के ऊपर जो बॉडी की स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड असल में एक बहुत छोटे लम्हे के अंदर, यानी कि एक बहुत छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, इतना टाइम का इंटरवल छोटा है कि जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो उसके दौरान जो बॉडी की स्पीड होगी वो बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। या इसके लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड ये सेकंड वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज एन एवरेज स्पीड फॉर इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, कि बहुत छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, जो टाइम का इंटरवल इतना छोटा है कि जीरो को अप्रोच कर रहा है, उस छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के दरमियान जो एवरेज स्पीड होगी वो उस छोटे इंटरवल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के इक्वल होगी। तो इस पेज पे सिंपल सी बातें पढ़ी हैं, स्पीड के यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म और इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको पता है कि नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम वेरिएबल स्पीड का वर्ड भी यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करने से आएगी, रेशो है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है इस तरह से, ठीक है, और शुरू में उसकी स्पीड v1 थी, वो यूनिफॉर्म स्पीड थी, फिर कुछ देर के बाद उसकी स्पीड v2 हो गई, फिर कुछ देर के बाद v3 हो गई, और ये जो स्पीड जो v1 थी ये t1 टाइम के लिए थी, v2 जो थी वो t2 टाइम के लिए थी, v3 जो थी वो t3 टाइम के लिए थी। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम है, तो आप सॉरी टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए, सॉरी अक्सर मैं वेलोसिटी बोल देता हूं, अभी मैं बात स्पीड की कर रहा हूं, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपने क्या करना है? आपने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करना है। टोटल डिस्टेंस कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो डिफरेंट इंटरवल्स का जो डिस्टेंस था उन सबको ऐड कर दें, S1 S2 S3 सबको ऐड कर दें, और डिफरेंट इंटरवल्स के जो टाइम्स है उनको भी ऐड कर दें, तो टोटल टाइम आ जाएगा। S1 की जगह पे आप इस तरह लिख सकते हैं, V1 T1, S2 की जगह पे V2 T2, S3 की जगह पे V3 T3। मतलब ये कि अगर आपको डिफरेंट स्पीड्स और डिफरेंट स्पीड्स के जो टाइम इंटरवल हैं वो दिए हों, तो आप इस फार्मूले का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं? एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपने हर इंटरवल की स्पीड को हर इंटरवल के टाइम से मल्टीप्लाई करते जाएं, और फिर वो सारी वैल्यूज का सम करें और उसको फिर टोटल टाइम के इंटरवल पे डिवाइड कर दें, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक और फार्मूला शो होगा कि अगर आपको टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है आपने, ठीक है, और इस तरह से भी एवरेज स्पीड निकाली जा सकती है कि आपके पास जो स्पीड है वो डिफरेंट टाइम में स्पीड डिफरेंट है। मतलब ये कि स्पीड डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट है, लेकिन आप हर इंटरवल में डिस्टेंस एक जैसा कवर कर रहे हो। अगर आपने, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल मेरी ओर से सुनिएगा। इस तरह से एक बॉडी है, उसने 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव किया, 1 सेकंड के लिए मूव किया और 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव किया, 1 सेकंड के लिए मूव किया और 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब 5 मीटर डिस्टेंस मुकम्मल हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि बॉडी की स्पीड 3 मीटर हो गई, फिर बॉडी ने 2 सेकंड के लिए डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फिर दोबारा से बॉडी जो है उसने डिस्टेंस 5 मीटर ही ट्रेवल किया। मतलब दोनों इंटरवल्स में डिस्टेंस सेम है, दोनों इंटरवल्स में स्पीड्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों इंटरवल्स में डिस्टेंस सेम है। तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? फिर आप इस फॉर्मूले से एवरेज स्पीड निकालेंगे, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ये फार्मूला तब यूज करना है जब डिस्टेंस का इंटरवल जो है वो क्या है? सेम है। डिस्टेंस का इंटरवल सेम है लेकिन डिस्टेंस के इंटरवल में स्पीड्स डिफरेंट हैं, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। अच्छा, अब इसके बाद बॉडीज मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में अगर बॉडी मूव कर रही है, तो ये फार्मूला वैसे मैं ऑलरेडी पहले मैं पढ़ा भी चुका हूं आपको, ठीक है, ये इधर हमने पढ़ ली है। और अगर टाइम के इंटरवल सेम हो, मतलब कि बॉडी की स्पीड्स डिफरेंट हैं, जैसे पहले 2 सेकंड में स्पीड 5 थी, फिर अगले 2 सेकंड में स्पीड 6 हो गई, फिर अगले 2 सेकंड में स्पीड 7 हो गई। सॉरी, ये माइक ऑफ कीजिएगा जिसका माइक ओपन है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर इस तरह की सिचुएशन है कि टाइम के इंटरवल हर बार सेम है, टाइम के इंटरवल हर बार सेम है, लेकिन हर इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स हैं, तो फिर आप एवरेज स्पीड इस तरह निकालोगे, आप तमाम स्पीड्स को सम करके उसके इंटरवल के नंबर के ऊपर डिवाइड कर दोगे। मतलब सिंपली आपने एवरेज ले लेनी है तो वो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर एवरेज स्पीड की एक तो डेफिनेशन पड़ी है, डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अगर बॉडी की स्पीड डिफरेंट इंटरवल में
डिफरेंट है और टाइम इंटरवल भी डिफरेंट है। डिफरेंट इंटरवल में बॉडी की स्पीड डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट है। तो फिर आप ये फार्मूला यूज करेंगे v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3। इस तरह से आप इन सबको सम करके टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और उसको भी टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे। और अगर डिस्टेंस के इंटरवल सेम है, मतलब हर बार 2 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी और उसमें स्पीड डिफरेंट थी, तो फिर आप ये फार्मूला यूज करेंगे। सिर्फ 2 इंटरवल्स के लिए फार्मूला काबिल कबूल होगा, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। और एक और फार्मूला ये है कि अगर बॉडी के लिए टाइम के इंटरवल सेम है, मतलब हर बार 2 सेकंड में बॉडी ही कोई ना कोई स्पीड की एक वैल्यू ले रही है। 2 सेकंड में पहले 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर अगले 2 सेकंड में 6 हो गई, फिर अगले 2 सेकंड में 10 हो गई, फिर अगले 2 सेकंड में 15 हो गई। मतलब हर बार टाइम का इंटरवल 2 सेकंड अगर रह जाए, तो इस केस में अगर आपने एवरेज स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो सबको सम करके उसके नंबर पे डिवाइड कर देंगे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर डिस्टेंस सेम रहे तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है, अगर टाइम का इंटरवल सेम रहे तो फिर आपने सिंपली उसकी एवरेज ले लेनी है, और अगर ना तो डिस्टेंस सेम है और ना ही टाइम का इंटरवल सेम है तो फिर आपको ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा जहां पर अभी तीर का निशान है। तो ये 3 डिफरेंट फार्मूले हो सकते हैं एवरेज स्पीड निकालने के। अगर डिस्टेंस और टाइम दोनों ही डिफरेंट हैं तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे, यानी कि v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 और नीचे टाइम का सम आएगा। और अगर डिस्टेंस सेम है तो फिर आप ये फार्मूला यूज करोगे 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। और अगर टाइम सेम है फिर आपने सिंपली सबको सम करके उसके नंबर पे डिवाइड कर देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी, एवरेज स्पीड वाली, एवरेज स्पीड की डेफिनेशन और उसके तीन पॉसिबल केसेस जो थे वो डिस्कस किए गए। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का पता है, तो फिर एवरेज निकालने के लिए आप दोनों का सम करके उनको 2 पे डिवाइड कर दें। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो और आपको क्या पता है, इनिशियल और फाइनल पता है, तो फिर आप एवरेज दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड करके भी एवरेज निकाल सकते हो। ये चौथा केस है इसका। अच्छा, इसके बाद स्पीड के बाद अब बात आ गई है वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो स्पीड थी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था, वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी और स्पीड के यूनिट सेम है, डायमेंशन इनकी सेम है। अच्छा, वेलोसिटी भी कई किस्म की हो सकती है, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बॉडी हर बार क्या करे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करे, या ऐसी वेलोसिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और जिसकी डायरेक्शन भी सेम रहे, उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी होती है? नॉन यूनिफॉर्म वो है जिसमें या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, उसको नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए वेरिएबल का वर्ड भी यूज करते हैं। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो वो रेशियो है टोटल डिस्प्लेसमेंट को हमने टोटल टाइम पे डिवाइड कर देते हैं, तो जो जवाब आएगा वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो अगर बॉडी की एवरेज वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब है कि बॉडी का एंटायर डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब बॉडी ने जहां से सफर शुरू किया था वहीं आके खत्म कर दिया, तो फिर बॉडी की एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। इस पेज पे बिल्कुल सिंपल सी बातें पढ़ी हैं, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज, ये बातें हमने पढ़ी हैं इस पेज पे। इसके बाद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर या टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, या डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, तो आपको पता है कि डेरिवेटिव से हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑब्टेन होती है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वेलोसिटी की, वो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। और अगर ग्राफिकली आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो आपके पास जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, आपने उस पोजीशन टाइम ग्राफ के जिस पॉइंट के ऊपर आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, उस पॉइंट पे आप लगाएंगे टेंजेंट, और टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगी। एक तो स्लोप फाइंड करने का तरीका ये है कि आप y वाली क्वांटिटी को x वाली क्वांटिटी में डिवाइड करें, या dx ओवर dy ओवर dx करें, यानी कि y वाले एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसको x वाले एक्सिस के वेरिएबल पे डिवाइड करें तो स्लोप आ जाती है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको थीटा एंगल दिया हो तो tan ऑफ थीटा करके भी आप स्लोप को ऑब्टेन कर सकते हैं। और अगर आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ है तो उसकी जो स्लोप होगी वो आपके पास, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगी।
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव होगी जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप नेगेटिव है जिस लम्हे पे, तो उस लम्हे पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप जीरो है तो उस लम्हे पे आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो यहां पर ये पढ़ा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी असल में एक लम्हे के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू है, और ये पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव है, और ग्राफिकली ये पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप के इक्वल है। और स्लोप फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक तो आप y वाले को x वाले पे डिवाइड करके स्लोप निकाल सकते हैं, दूसरा अगर थीटा एंगल दिया हो जो टेंजेंट का, जिस जो ऐसे यहां पर जो एंगल थीटा शो हो रहा है वो दिया हो, तो tan ऑफ थीटा भी आपके पास स्लोप के इक्वल होता है। अच्छा, कंपैरिजन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, तो एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द टाइम इंटरवल ओवर विच इट इज डिफाइंड। तो जो एवरेज स्पीड है या एवरेज वेलोसिटी, ये दोनों ही टाइम के इंटरवल पे डिपेंड करते हैं। आपको पता है कि इन दोनों को के रेसिप्रोकल में इनके फार्मूला में टाइम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर एवरेज वेलोसिटी जो है वो एक इंटरवल के लिए सिंगल वैल्यूड होगी, लेकिन एवरेज स्पीड जो है वो एक इंटरवल के लिए कई डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो क्यों हो सकती हैं? क्योंकि एक खास इंटरवल में या दो डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान आपके बहुत सारे पाथ्स पॉसिबल हैं। जब पाथ्स ज्यादा हो जाएंगे तो डिफरेंट पाथ पे मूव करने की वजह से डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा, और डिस्टेंस जब डिफरेंट होगा तो उससे डिफरेंट स्पीड्स की वैल्यूज ऑब्टेन होंगी। तो दो डिफरेंट पोजीशन के दरमियान या एक इंटरवल ऑफ टाइम के दरमियान के लिए आपके पास जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, वो तो डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी सिंगल वैल्यू होगी। अगर कोई बॉडी जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो होगा या नल वेक्टर होगा, तो इससे एवरेज वेलोसिटी भी नल वेक्टर हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके लिए एवरेज स्पीड जो है वो कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो जिस तरह किसी भी टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस जो है, किसी भी टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से ग्रेटर या उसके इक्वल होता है, बिल्कुल वैसे ही एवरेज स्पीड भी किसी भी टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड से या तो ग्रेटर होगी या उसके इक्वल होगी, लेकिन उससे कम कभी भी नहीं होगी। इस तरह डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से कभी भी कम नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह एवरेज वेलोसिटी भी, एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड से कभी भी कम नहीं हो सकती। अच्छा, एक पार्टिकल है उसकी कांस्टेंट इंस्टेंट, अब कंपैरिजन है सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। पहले एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंपैरिजन था, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंपैरिजन है। एक पार्टिकल है उसकी कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन उसकी वेरिएबल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो सकती है। एक पार्टिकल हो और उसकी जो स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो कांस्टेंट हो सकती है। किसी एक लम्हे के ऊपर वो कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है। क्यों बोला? क्योंकि बेशक स्पीड कांस्टेंट है एक लम्हे के ऊपर, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो वेलोसिटी में चेंज आ सकता है। और जो मैग्नीट्यूड होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, वो इक्वल होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल, क्योंकि एक लम्हे के ऊपर जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होगी वो स्पीड के इक्वल हो जाएगी। हाँ, पूरे सफर के लिए ऐसा नहीं है। अगर आप पूरे एवरेज की बात करेंगे उसके लिए ऐसा नहीं है। एवरेज के लिए एवरेज स्पीड जो है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड से, एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड से या ग्रेटर होगी या उसके इक्वल होगी, लेकिन उससे कम नहीं हो सकती। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होती है। अगर कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट ही रहेगी। मतलब अगर पूरी एवरेज पूरे सफर में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हर लम्हे लम्हे में भी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही होगी। तो इस पेज पे सिंपल सा कंपैरिजन देखा है हमने, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के दरमियान हमने सिंपल सा कंपैरिजन देखा। अभी तक कोई ऐसी मुश्किल बात हमने डिस्कस नहीं की। तो अभी तक हम बड़ी सिंपल सी बातें पढ़ चुके हैं, काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, रेस्ट के बारे में, मोशन के बारे में, और इसके अलावा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, स्पीड और वेलोसिटी को भी अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इनके ग्राफ्स अभी रहते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, एक होती है यूनिफॉर्म मोशन और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
अच्छा, मैं ये बता दूं कि टाइम जो है वो मीटिंग का कम है, मैं इस पेज को जल्दी खत्म करता हूँ, अगला पेज फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन वो होती है कि जब बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में तब होगी जब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, मतलब बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगी, तो फिर बॉडी की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म होगी। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म तब होगी जब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। और वेलोसिटी कब यूनिफॉर्म होगी? जब बॉडी की वेलोसिटी की ना तो डायरेक्शन चेंज हो और ना ही वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी यूनिफॉर्म मोशन की? कि यूनिफॉर्म मोशन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल टू द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन में चेंज नहीं होना, बॉडी ने सीधी लाइन के ऊपर मूव करना है। जब बॉडी सीधी लाइन पे मूव करेगी तो जितना डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी उतना ही डिस्टेंस होगा। और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्योंकि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, इसलिए वो टाइम पे डिपेंड भी नहीं करती, इनडिपेंडेंट ऑफ टाइम इंटरवल है। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्योंकि कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता तो इसलिए डेफिनेटली फोर्स भी नहीं लगेगी। और यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज की वैल्यूज आपस में सेम होंगी, जितनी इंस्टेंटेनियस होगी उतनी ही एवरेज होगी। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वो होती है जिसमें वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेरिएबल वेलोसिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के दोनों टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो पोजिशन टाइम ग्राफ होगा, सॉरी एक मिनट ऊपर देख लूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो पोजिशन टाइम ग्राफ होगा वो कभी भी स्ट्रेट लाइन या पैरेलल टू पोजिशन एक्सिस नहीं होगा। अच्छा, यहां पर ना हमने सिंपल सी बातें पढ़ी हैं, अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी,